केप टाउन सोसाइटी के इलेक्शंस के रिजल्ट आ गए हैं और रिजल्ट्स बहुत शॉकिंग है। शॉकिंग सिर्फ कंटेस्टेंट्स के लिए नहीं है, पूरी सोसाइटी के लिए शॉकिंग है। इतना शॉकिंग है कि 2 दिन तक कोई मॉर्निंग वॉक पे नहीं गया और सन्नाटा सा छाया रहा 2 दिन तक। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को जो टॉप 10 में आए हैं, एंड डबल कॉन्ग्रेचुलेशंस जो टॉप 10 में नहीं आए। डबल इसलिए कि जो ये इलेक्शन प्रोसेस है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज सा दिखाई दे रहा है, और इस कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में भी हर एक कंटेस्टेंट अप्रॉक्सीमेटली 100 वोट्स तो लाया है, विच मीन्स कहीं ना कहीं सोसाइटी ने उनको सपोर्ट किया है। और कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में भी इतने वोट ले आए, विच इज़ ट्रूली कमेंडेबल। और मैंने देखा है कि कितनी मेहनत की है रेसिडेंट्स ने, खास तौर पे सीनियर सिटीजन्स ने। 40 टावर्स कोई मामूली बात नहीं है कन्विंसिंग करना। एक टावर अगर आप कन्विंसिंग करते हैं तो उसमें समझ में आ जाता है कि कितना टफ है करना ये, और एक एक डोर नॉक करना, उनसे बात करना, कन्विंस करना। सो ट्रिमेंडस जॉब डन बाय एवरीवन फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। बट ये समझना ज़रूरी है कि वी ऑल रेसिडेंट्स जो इस इलेक्शन में खड़े हुए, अपार्ट फ्रॉम टॉप 10, आर नॉट सीजन पॉलिटिशियंस। हम सिर्फ एक रेसिडेंट्स थे जो इलेक्शंस के लिए खड़े हुए, और कहीं ना कहीं जीत उनकी हुई जो सीजन्ड पॉलिटिशियंस थे और इलेक्शन को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर पाए। तो अब हमें समझना है कि ये इलेक्शन कॉम्प्रोमाइज़ क्यों दिखाई दे रहा है, या कैसे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, समझते हैं। ये इलेक्शन कभी भी रेसिडेंट्स के लिए प्रोसेस हुआ ही नहीं। ये जो फाइट है, दिस फाइट वाज बिटवीन AOA एंड द बिल्डर। 99% है बिल्डर। जो एजेंसी पहले यहाँ थी वो एजेंसी वापस अंदर घुसना चाहती थी। तो ये इन दोनों के बीच में फाइट हुई है, हम रेसिडेंट्स की फाइट हुई ही नहीं है। एंड द होल इलेक्शन गॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। तो इसको कैसे समझते हैं? बैक टू बैक AO के कंटेस्टेंट्स आए 1 to 8, ठीक है। उसके बाद एक दूसरी टीम के आए, और कैसे बिल्डर या फिर एजेंसी, थर्ड पार्टी एजेंसी हम ले लेते हैं XYZ, जो वापस अंदर आना चाहती थी, उसने सपोर्ट किया एक दूसरी टीम को। और आप देखेंगे बैक टू बैक उस दूसरी टीम के लोग आने लगे, कंटेस्टेंट्स आने लगे। और ऐसे कंटेस्टेंट्स जिसको कोई जानता ही नहीं सोसाइटी में, इनका नाम कोई पहले जानता ही नहीं था। और वो कंटेस्टेंट्स जो पहले से सोसाइटी में रहते हैं, पिछले इलेक्शंस में भी खड़े हुए हैं, वो एकदम डाउन टू द बॉटम। सो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि यहाँ इलेक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। अब आप एक बात और समझिए, AO के 200 वोट, 150 से 200 से उन्होंने शुरू किया है, और वो उनके जेन्युइन वोट्स हैं। वो समझिए कि हर टावर में AO का एक TR है, और वो 5 वोट खरीदना, सॉरी, 5 वोट लाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी पर टावर। सो अगर 5 वोट भी उन्होंने पर टावर लिए हैं, इंटू 40 टावर्स आप कर दें, तो एवरेज 150 to 200 वोट्स उनको रेडी मिल रहे हैं ऑलरेडी। इतना तो होमवर्क उन्होंने 6 साल में किया है, तो 200 वोट तो उनको मिल ही रहे हैं। सो दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम 200, एंड वी ऑल रेसिडेंट्स कंटेस्टेंट्स, हम जो कंटेस्टेंट्स थे हमने ज़ीरो से शुरू किया। सो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आपको डबल कंग्रेचुलेशंस, आप सबने बहुत मेहनत की है। बट यहाँ इन्वॉल्वमेंट था दो पार्टीज का, AOA वर्सेस द थर्ड पार्टी जो अंदर आना चाहती थी। अब ये समझते हैं कि उतने सारे वोट्स, 200 को छोड़ के ऊपर से 300 वोट कैसे डले, AO को कैसे डले, इसे आप सब जानते हैं, मुझे उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। लेकिन एक ऑपोजिशन में जो पार्टी खड़ी हुई उनको कैसे डले? मेहनत उन्होंने भी की, लेकिन इन्वेस्टर्स के वोट, और अगर इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो उनके अपने क्लोज यूनिट्स हैं। यहाँ जब हमने पूरी सोसाइटी का वैल्यूएशन किया, हर टावर में आपको ऐसे 5 फ्लैट मिलेंगे जो सील्ड हैं, खुले ही नहीं कभी। 5 से 10 फ्लैट कभी नहीं खुले, वो किसके फ्लैट्स हैं? और अगर उनका आंकड़ा लगाए तो 5 से 10 फ्लैट का अगर एवरेज पकड़े तो 400 यूनिट होते हैं। 400 नहीं भी तो 300 यूनिट इस सोसाइटी में ऐसे जो बंद पड़े हैं, जो कभी खुले ही नहीं है। दोज आर इन्वेस्टर्स फ्लैट, एंड दैट इज वाई
आपको इतने बड़े बड़े आंकड़े दिखे। अगर सच बोला जाए कि भाई हमारी सोसाइटी के कितने रेजिडेंट्स ने वोट किया, तो ये भी मैं आपको समझाता हूँ। अंतिम लिस्ट जो आपकी आई है, उस लिस्ट में 3,000 से ज़्यादा ओनर्स को डाला गया है, और वो लिस्ट वेरीफाइड भी नहीं है, और ना ही किसी इलेक्शन कैंडिडेट को ये लिस्ट का डेटा दिया गया, उनके फ़ोन नंबर्स दिए गए कि हम उनसे कांटेक्ट कर पाएँ। बट फिर भी मैंने कांटेक्ट किया समहाउ, एक दो लोगों का नंबर निकाल के मेंटेनेंस से पता करने की कोशिश की। जब मैंने उनको कॉल किया, उसमें ऐसे रेसिडेंट्स मिले, ओनर्स के नाम मिले। मैंने उनसे पूछा, एक एक नाम है लाल समथिंग करके, मैं उसकी डिटेल भी शेयर करूँगा। मैंने उनको फ़ोन लगाया, पूछा कि सर आपका फ्लैट है केप टाउन में? तो उन्होंने कहा कि केप टाउन, मैं तो कभी साउथ अफ्रीका गया ही नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं सर, ये नोएडा में आपका एक फ़्लैट है। तो उन्होंने कहा मेरा कोई फ्लैट नहीं है नोएडा, और ना ही कभी मैं नोएडा गया हूँ आज तक। अंतिम लिस्ट वॉज टोटली कॉम्प्रोमाइज्ड, और इसीलिए उसका डेटा शेयर ही नहीं किया गया। अब आ जाते हैं कि अंतिम लिस्ट में से आधे ओनर्स तो यहाँ रहते ही नहीं है, आधे ओनर्स यहाँ रहते नहीं है, और बचे हुए आधे ओनर्स की जो है वोटिंग कंपेयर करें कितने लोग आ पाए, तो 700 से ज़्यादा लोग नहीं आए होंगे इस सोसाइटी के अंदर रहते हैं। जो तो कंपटीशन होता टॉप 10 में, वो 200 से 300 का होता कंपटीशन, नॉट 500 के ऊपर का। इसीलिए जो नीचे की तरफ लोग आए हैं, तो एक्चुअल में विनर्स तो आप हैं, विनर्स वो नहीं है जो ऊपर आए हैं। जो ऊपर आए हैं वो तो आप समझ रहे हैं कैसे आए। असली में रेसिडेंट्स ने, सोसाइटी ने आप लोगों को वोट किया था। अब हम समझते हैं कि और गड़बड़ी कहाँ से शुरू होती है। पूरा पूरा इलेक्शन प्रोसेस जो कॉम्प्रोमाइज था। नंबर 1, हमारी इलेक्शन कमेटी की टीम बनी, इलेक्शन ऑफिसर ने इलेक्शन कमेटी की टीम बनवाई। टीम बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, टीम को डिसॉल्व कर दिया, इलेक्शन से पहले डिसॉल्व कर दिया। इलेक्शन कमेटी की टीम में न्यूट्रल लोग थे काफ़ी सारे, उस इलेक्शन कमेटी को डिसॉल्व किया। क्यों किया? जब इलेक्शन खत्म ही नहीं हुआ तो डिसॉल्व कर क्यों दिया? सबसे बड़ा सवाल ये है। नंबर 2, हमारी मीटिंग्स में डिस्कस हुआ था, हम सब ने कहा था कि अनकट वीडियो रिकॉर्डिंग होगी कि नहीं होगी। कहा गया होगी, बट वी वर शॉक टू सी कि जो एंट्रेंस है वहाँ पे कोई वीडियो रिकॉर्डिंग स्टैटिक है ही नहीं, अनकट रिकॉर्डिंग है ही नहीं। एक कैमरा मैन अपना कैमरा लेके पूरे रूम में घूम रहा है, विच मीन्स एक टाइम पर एक जगह पर कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। क्या वहाँ इजी मैनिपुलेशन नहीं हो सकता? अगर अब मैं मांगूँ रिकॉर्डिंग, अगर हम लोग सब रिकॉर्डिंग मांगे कि हमें एक अनकट रिकॉर्डिंग दिखाइए फ्रॉम द एंट्री गेट जहाँ वेरिफिकेशन होता है, तो क्या वो रिकॉर्डिंग हमें मिलेगी? कैसे मिलेगी? हुई नहीं। स्टैटिक रिकॉर्डिंग थी नहीं वहाँ, अनकट रिकॉर्डिंग उस टेबल पे थी ही नहीं वहाँ पर। इसके अलावा ज़्यादातर रेसिडेंट्स के एक्सपीरियंस है कि जो प्रोसेस था, वेरिफिकेशन प्रोसेस वॉज हैड मेनी लूज एंड्स। वहाँ पर लोग जा रहे थे, कभी सेकंड काउंटर पे पहुँच रहे थे, वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ, आगे पहुँच गए, सीधा बैलेट पेपर लेने चले गए, कोई रोक टोक नहीं थी ज़्यादा। इनिशियली हुई होगी, उसकी बात नहीं थी। एक सज्जन ने बताया कि हम वहाँ गए, वेरिफिकेशन भी हुआ, उसके बाद गलती से मैंने उसको दूसरा प्रॉपर्टी का पेपर दिखा दिया और उनको जाने दिया, बैलेट पेपर दे दिया। कुछ लोगों ने बताया बैलेट पेपर उनको, उनका छोटा यूनिट है, उनको बड़े यूनिट का बैलेट पेपर मिला, किसी का बड़ा यूनिट है उसको छोटे यूनिट का बैलेट पेपर मिला, और उन्होंने खुद कहा आप गलत दे रहे हैं। दिस इज अनदर एग्जाम्पल, ये इलेक्शन कॉम्प्रोमाइज दिख रहा है। वोट काउंटिंग के लिए कौन बैठे? वो लोग बैठे जिसकी टीम लड़ रही है, इलेक्शन में आ रही है, जो कैंडिडेट खड़े हैं उनके लोग वोट काउंटिंग में जाके बैठे थे। वहाँ किसको बैठना था? इलेक्शन कमेटी की टीम को, एक न्यूट्रल टीम को बैठना था। बट बैठा कौन था? जो पार्टीज खड़ी हैं वही सबसे ज़्यादा अंदर जाके बैठे हुए वोट काउंटिंग के लिए या वोट सपोर्ट के लिए। और वहाँ से ही बहुत खबरें आई अंदर से कि क्या क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। जैसे कि 76 बैलेट पेपर्स कैंसिल किए गए, उसमें से कुछ बैलेट पेपर ऐसे कैंसिल किए गए जिनके फोटो पे टिक मार्क था। सीनियर सिटीजन अगर अंदर जाके वोट दे रहे हैं, इतनी बड़ी मुश्किल से जा रहे हैं वोट दे रहे हैं, उन्होंने चेक बॉक्स पे नहीं किया, फोटो पे कर दिया, तो क्या बैलेट पेपर आप कैंसिल कर देंगे? और ये डिसीजन किसने लिया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ इलेक्शन ऑफिसर ने लिया डिसीजन, ये वहाँ अंदर जो रेसिडेंट्स बैठे थे
जो उनकी टीम के सपोर्टर्स थे उन्होंने डिसीजन लिया ही। ऑन व्हाट बेसिस आप कैंसिल कर देंगे ऐसे वोट कि भाई फोटो पे किया तो कैंसिल करिए, सारे कैंसिल कर दीजिए। 76 बैलेट पेपर्स, और किसी भी कैंडिडेट को डेटा ही शेयर नहीं किया गया, जो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। फाइनली CC1 CC2 आर नॉट पार्ट ऑफ केप टाउन, बिकॉज केप टाउन जो है कम्स अंडर सुपरटेक लिमिटेड, CC1 CC2 कम्स अंडर सुपरटेक ORB लिमिटेड। यस, इसका मतलब कि जो वोट इनके डले हैं CC1 CC2 के इलेक्शंस में आर नॉट लीगल, यानी कि वो वैलिड ही नहीं है। क्या ये बात इलेक्शन ऑफिसर को नहीं पता थी? क्या ये बात AO को नहीं पता थी? इसका मतलब उनके वोट्स इस इलेक्शन में मायने ही नहीं रखते। इनफैक्ट तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि CC1 CC2 को एक नई AO फॉर्म कर लेनी चाहिए एज दे आर पार्ट ऑफ ORB प्रोजेक्ट। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉज। और इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आप, जो CC1 CC2 के ओनर्स हैं अपने डॉक्यूमेंट्स निकालिए, उसमें देखिए ORB लिखा होगा। 7 साल के बाद इलेक्शंस डिक्लेयर हुए। हम सारे रेसिडेंट्स ने ये सोचा कि फेयर इलेक्शंस होंगे, नई टीम निकल के आएंगी, नए चेहरे देखेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। इलेक्शंस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ दिखाई दिए, फेयर इलेक्शंस हुए नहीं, एंड वही टीम आ गई वापस। अब हम बस यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं नई टीम से कि अपने पर्सनल एजेंडास को साइड में रखते हुए सोसाइटी के वेलफेयर के लिए प्लीज़ काम करें, यही हमारी रिक्वेस्ट है। और जो रेसिडेंट्स सोसाइटी के वेलफेयर के लिए इलेक्शंस में खड़े हुए थे, आपको अपना काम सोसाइटी के लिए करते रहना है, एक्टिव रहना है। जब सोसाइटी में ज़रूरत पड़े वहाँ एक्शन लेना है। डिप्रेस नहीं होना है, मोरल डाउन नहीं करना है। जस्ट कीप वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द केप टाउन सोसाइटी।